स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का क्लास 13 है और आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका पेपर 5 से है। पेपर 5 का जब आप देखिएगा प्रश्न पत्र 5 का सेक्शन ए भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक है आपका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, और इसमें हम लोगों को मुद्रास्फीति की संकल्पना, मुद्रास्फीति का पर नियंत्रण, मौद्रिक, वित्तीय और प्रत्यक्ष उपाय, इस पे हम लोगों को बात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना आपका मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, और इस टॉपिक से आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आए, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन है ना राष्ट्रीय आय वाला सेक्शन, तो वो आपका मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन से लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है से कई बार पहले भी पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ से लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता भी है। यानी कि इन्फ्लेशन को आपको अच्छे से समझना चाहिए, यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ना इसमें बेसिकली हम लोग इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और आप इस क्लास से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स आपका एक शानदार कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा इन्फ्लेशन का, और आप आसानी से अपने शब्दों में इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप एक्सप्रेस कर पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इन्फ्लेशन में आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। यानी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएगा तो कौन कौन सा डायमेंशंस आपको कवर रहना चाहिए ताकि आप जो है ना क्वेश्चंस को आसानी से पकड़ पाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन से संबंधित अवधारणाएं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द संकल्पना, है ना। इन्फ्लेशन का जो भी संकल्पना है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कारण, इन्फ्लेशन का कारण क्या है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हम लोगों का क्या पॉइंट होगा, संकल्पना हम लोग समझेंगे, संकल्पना। उसके बाद हम लोग इसका समझेंगे कारण, इन्फ्लेशन आने का कारण क्या है। ठीक है, कारण करने के बाद हम लोग समझेंगे नियंत्रण का क्या उपाय है, हाउ टू कंट्रोल, है ना। इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, है ना। यानी कि इसका नियंत्रण करने का जो उपाय पूछा गया है आपका प्रत्यक्ष उपाय क्या है, वित्तीय उपाय क्या है, मौद्रिक उपाय क्या है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे आज के सेशन में। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था पर जो है इन्फ्लेशन का यानी कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि लास्ट में हम लोग देख लेंगे इसका प्रभाव। तो मान के चलिए आप कि ये जो 4 डायमेंशंस है इसी से आपका क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा और इसी से बेसिकली इस पर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखिएगा तो आप पाइएगा कि इसी से क्वेश्चंस बना बना के डिफरेंट एंगल से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन आएगा इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले हम लोग ईच एंड एवरीथिंग समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा सेशन होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी का इससे पहले भी जितना क्लासेस लिए हैं तो थोड़ा डिटेल में लिए हैं, है ना, ताकि आपको आसानी से ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से मेंस में एक अच्छा आंसर राइटिंग उत्तर लेखन जो है कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग जो होता है ना ये कला होता है। दैट मीन्स जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा सही डायरेक्शन में, है ना, अंडर एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं चेक होना चाहिए। जिससे भी आप चेक करवा रहे हैं चेक करिए, क्योंकि खुद से जब आप चेक करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि क्या मतलब क्या छोड़े हैं, क्या सही है, क्या गलत है ना। कई बार हम लोग किताब से लिख लेते हैं और लगता है कि भाई किताब का लैंग्वेज है तो बहुत बढ़िया लिख दिए हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कई बार आप देखिए कि आप लिखते हैं तो अच्छा है लेकिन पता चला इससे ढेर सारा डायमेंशन ही मिसिंग है ना। तो इस चीज़ के लिए आप ना सबसे पहले तो आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। आंसर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपका उत्तर लेखन अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उस लेवल पे लिख भी नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप आंसर लिखना चालू कीजिए। नेक्स्ट मंथ आपका मेंस एग्जाम है और आपके पास टाइम कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, संकल्पना, कारण, नियंत्रण और प्रभाव। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, पहले ही बताएं, क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में थोड़ा जाएंगे, है ना।
जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी मेंस का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग मुद्रास्फीति से रिलेटेड संकल्पना क्या है। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, इस चीज को समझिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है, यानी जब कीमत बढ़ता है, तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि मूल्य स्तर यानी कि प्राइस लेवल में होने वाली सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। क्लियर है हम क्या बोले, एक बार हम फिर से रिपीट करें, तो ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लास में याद हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्या बताएं कि मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ डियर फ्रेंड्स कि मुद्रास्फीति इक्वल टू महंगाई। मुद्रास्फीति दिस इज इक्वल टू महंगाई। महंगाई मुद्रास्फीति से क्या चीज संबंधित है, तो ये महंगाई से संबंधित है। क्लियर। अब समझिए इसको और अच्छे ढंग से कैसे समझ सकते हैं। देखिए जहां पर भी ना आपके आंसर में फ्लो डायग्राम चार्ट बनाने का मौका मिले, डेफिनेटली जरूर बनाइए, समझ गया। उससे जो है ना आपका आंसर जो है ना एक अलग लेवल पे आता है ना, और उससे डेफिनेटली मार्क्स मिलता है। आप प्रीवियस जो आप पेपर सब देखिएगा टॉपर्स का, तो उसमें ये चीज़ आपको एक नया दिखेगा। आज से 10 साल पहले का कॉपी देखिए और अभी जो प्रेजेंट में देखिएगा कोई भी टॉपर सब कॉपी से फ्लो चार्ट वगैरह जो रहता है ना, उससे कहीं ना कहीं मार्क्स आता है। जहाँ पर भी स्कोप मिले समझाने का फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो आप बनाइए, है ना। जहाँ पर भी आप चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, बनाइए। जैसे कि हम लोग देखें कि मुद्रास्फीति क्या चीज संबंधित है, महंगाई से डायरेक्ट संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप 1 केजी सेब खरीदते हैं, आप 1 केजी सेब खरीदते हैं और 1 केजी सेब का मूल्य मान लीजिए कि एट प्रेजेंट अभी जो है 1 केजी सेब का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है। और अभी हुआ क्या, कुछ समय के बाद मान लीजिए 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, ये बढ़ के हो गया है 200 रुपया। कितना रुपया हो गया है, 200 रुपया। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुआ है। दिस रिप्रेजेंट्स मुद्रास्फीति। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मुद्रास्फीति को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। 1 केजी का दाम 100 रुपया था, अभी 1 केजी का दाम कितना हो गया, 200 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या क्या आप निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अन्य शब्दों में यू कैन एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन एज, मुद्रास्फीति को आप बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। आई एम रिपीटिंग दीज लाइन्स अगेन, एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना। और इसको आप एकदम एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि यही इसका बेसिक और अवधारणा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है ना, जिसको आपको समझना है। हम क्या बताएं आपको कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का तात्पर्य दैनिक या आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। जैसे आपका हो गया भोजन, है ना, फूड हो गया, प्रोडक्ट्स, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, मनोरंजन हो गया, परिवहन हो गया, है ना। इस सब में जो वृद्धि होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, है ना। अब आप एक चीज समझिए, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 केजी हम लोगों को मिल रहा था 100 रुपया में सेब, है ना। लेकिन मुद्रास्फीति महंगाई का जो आया तो क्या हो गया, 1 केजी हम लोगों को मिल रहा है 200 रुपया में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। तो आप यहाँ से एक लाइन बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। दैट मीन्स मुद्रास्फीति आने से, है ना, मुद्रा का
क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर में कमी आ जाता है। और आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि 1 kg मिल रहा था 100 रुपया में, लेकिन अभी वही प्रोडक्ट 1 kg मिल रहा है 200 रुपया में। दैट मीन्स मुद्रा का जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हम लोगों को कमी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप एक चीज बता सकते हैं कि मूल्य स्तर में जो वृद्धि होता है यह मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। मूल्य स्तर में वृद्धि क्या है, दैट मीन्स जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि मूल्य स्तर में वृद्धि, प्राइस लेवल में क्या होगा, इंक्रीज होना, प्राइस लेवल का इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन का नेसेसरी कंडीशन में आता है। समझ गए, उसका आवश्यक दशा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत भी दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन है जी नहीं। याद रखिएगा, अस्थायी या थोड़ी बहुत वृद्धि मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। अस्थायी या थोड़ी बहुत वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, बिल्कुल बकवास नहीं कर रहे हैं, है ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा मतलब जो है सो हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, क्योंकि अब मुद्रास्फीति में बताने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है ना। 1 घंटा में पूरा निपटाना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। समझ गए, तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वो कम ले रहे हैं, है ना, टू द पॉइंट चल रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, है ना, और आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, जितना आवश्यकता है बस उतना हम एकदम कर रहे हैं, उतना बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव में ना हमेशा पूछता है फिलिप्स वर्क। ठीक है, फिलिप्स वक्र, यह आपका ना एग्जाम्पल में हमेशा पूछता है, फिलिप्स वक्र यानी कि फिलिप्स कर्व। डियर स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा अगर इससे, तो आपसे पूछ सकता है कि फिलिप्स वर्क किनके बीच में आपसी संबंध को दर्शाता है। समझ गए, तो याद रखिएगा फिलिप्स वर्क जो है ये आपका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को दर्शाता है। किसके किसके मध्य को, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है ना, और आने वाले समय में भी इससे क्वेश्चंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये फिलिप्स इसके अनुसार क्या हो गया, मतलब कैसे संबंध दर्शाता है, क्या बताना चाहता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा तो क्या मतलब इसका थ्योरी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा कि फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं, अगर आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, बेरोजगारी की दर को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो आपको जो है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाना होगा, यानी कि मौद्रिक मजदूरी का बढ़ा दीजिएगा तो आपका जो है सो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिलिप्स वक्र बोलता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि भाई अगर हम लोग मौद्रिक मजदूरी को बढ़ा देंगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सोचिए, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मौद्रिक मजदूरी को बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अर्थव्यवस्था में, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि आप मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा के तरलता जैसे जैसे बढ़ेगा, आदमी लोगों के पास पैसा आएगा, आदमी लोगों के पास पैसा आएगा, यानी कि आदमी लोग अब क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। बात समझ में आया, मांग उत्पन्न होगा। तो मांग जैसे जैसे उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वस्तु का दाम बढ़ेगा, यानी कि मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया, है ना। तो ये इसका परिणाम है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, तो याद रखना,
पूछता है कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना, ठीक है ना। इसका गणना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति का गणना करने का क्या आधार है ना, ये आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक है ना, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसी के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। क्लियर, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है उससे यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। पूछेगा कि भारत में डैश के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आप लोग अपना व्यू है ना, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लासेस है ना, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसे हमें कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और किस टॉपिक पे आपको चाहिए क्लासेस, उस पर ही वो भी बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंस के लिए जितना हेल्प हो सके यूट्यूब पे आए और आपके लिए करें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं, ये था आपका मुद्रास्फीति की संकल्पना, यानी कि मुद्रास्फीति का जो स्टार्टिंग होगा उसमें आप ये सब चीज़ डाल सकते हैं, है ना। ये फिगर भी डाल सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैसे इस फिगर के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मुद्रास्फीति के मूल्य में, क्रय शक्ति में मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कैसे कमी आया है ना। ये क्रय शक्ति का संकेत क्यों माना जाता है, यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति के कारण, यानी कि रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। रीजन ऑफ इन्फ्लेशन को आप समझिए, है ना। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, डियर फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति के कारण को ना हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 बेसिक कारण जो है मुद्रास्फीति का होता है, ठीक है। एक है आपका मांग जनित मुद्रास्फीति। रीजन ऑफ इन्फ्लेशन में पहला हम लोग क्या किसको समझेंगे, रीजन ऑफ इन्फ्लेशन के अंतर्गत पहला जो आपका है, पहला वह आपका है मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, है ना। मांग जनित मुद्रास्फीति को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा आपका लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और तीसरा आपका है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। तीसरा आपका क्या है, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, दैट मीन्स एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अधिक प्रवाह जब हो जाता है तो भी क्या आ जाता है, मुद्रास्फीति आ जाता है। अब हम लोग इन तीनों पार्ट्स को, रीजन्स को, ईच एंड एवरी थिंग, इसका क्या कंडीशंस है, कैसे ये मांग जनित मुद्रास्फीति क्रिएट होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं एकदम डिटेल में। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसे लिखना भी पड़ेगा। चलिए समझते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट है आपका मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि नाम ही पता चल रहा है, मांग जनित, है ना, डिमांड पुल, यानी कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण, जब वस्तु और सेवा के मांग एवं पूर्ति में असंतुलन आने के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में अगर असंतुलन का स्थिति उत्पन्न होगा तो वहां पर कौन सा मुद्रास्फीति क्रिएट होगा, तो याद रखिएगा
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। तो ये जो मांग जनित मुद्रास्फीति है ना, यहाँ पे दो परिस्थिति उत्पन्न होती है, समझ गए। इसका दो कंडीशन है, तो आप इस दोनों कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन यह है कि जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम हो जाए। पहला कंडीशन क्या है, जब आपूर्ति यानी कि सप्लाई डिमांड के मुकाबले क्या हो जाए, काफी कम हो जाए, तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं आपको फर्स्ट कंडीशन में, क्या बताना चाह रहे हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में बताना चाह रहे हैं कि आपका जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है ये आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। किससे कम हो जाए, डिमांड से, डिमांड से, समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप 100 केजी सेब का आपका डिमांड है, 100 केजी सेब का आपका मार्केट में डिमांड है, और आप 100 केजी सेब का सप्लाई भी कर दे रहे हैं। 100 केजी सेब का क्या कर दे रहे हैं, सप्लाई भी कर दे रहे हैं, समझ गए। इसको बोलते हैं संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था। जितना डिमांड है उतना आप सप्लाई कर दे रहे हैं, संतुलित अवस्था बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 100 केजी जो है आपका, 100 केजी सेब का आपका मार्केट में डिमांड है ना, यानी कि मांग है ना, डिमांड है, और आप जब सप्लाई करने का बारी आता है ना, तो आप कितना सप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आप सप्लाई कर रहे हैं मात्र 75 केजी। कितना केजी, मात्र 75 केजी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो आपूर्ति है वो कम हो गया ना, यहाँ पर आपका आपूर्ति कम हो गया, यानी सप्लाई कम हो गया। बात समझ में आया। तो जब आपूर्ति मांग के मुकाबले कम हो जाए, काफी कम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, समझ गए। पहला कंडीशन ये है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है ना, दूसरा परिस्थिति ये है कि जब मांग काफी बढ़ जाए, है ना, आपका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपूर्ति जो है वो पहले जितना ही रहे, समझ गए, तो भी मुद्रास्फीति क्रिएट हो जाता है। कौन सा मुद्रास्फीति, तो मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी कि दूसरा नंबर कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन में डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मांग ज्यादा हो जाएगा आपका, किसके मुकाबले में, तो सप्लाई के मुकाबले में, सप्लाई के मुकाबले में, ठीक है ना, यानी कि पूर्ति के मुकाबले में, तो भी क्या हो जाएगा आपका जो है ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगा मांग जनित मुद्रास्फीति का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि आप 100 केजी जो है सेब आपका मार्केट में डिमांड है, 100 केजी सेब का मान लीजिए जरूरत है ना, और आप 100 केजी को सप्लाई कर दे रहे हैं, 100 केजी को सप्लाई कर दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग संतुलित अवस्था, समझ गए ना। जितना आपका डिमांड है उतना ही आपका प्रोडक्शन है ना, इसको संतुलित अवस्था बोलते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन आप देखिए, दूसरा कंडीशन कि आपका जो है ना, आपका मांग अचानक से बढ़ गया है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लीजिए डिमांड हो गया आपका 300 केजी, डिमांड कितना हो गया है, 300 केजी, है ना, मांग आपका बढ़ गया, डिमांड आपका बढ़ गया, कितना केजी हो गया, 300 केजी, और सप्लाई पहले जितना ही है, सप्लाई पहले भी 100 केजी था, अभी भी 100 केजी है, यानी कि आपूर्ति जो है आपका, सप्लाई जो है वो आपका पहले जितना ही है ना, लेकिन मांग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। यानी कौन सा इन्फ्लेशन, तो मांग जनित मुद्रास्फीति, ठीक है ना। दोनों का दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पहला कंडीशन बताएं, जब आपूर्ति यानी कि सप्लाई मांग के मुकाबले क्या हो जाए, काफी कम हो जाए, तो भी मुद्रास्फीति आता है, मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा बताएं, जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई के मुकाबले में। आप इस डायग्राम के हेल्प से दर्शाइए। देखिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंडिकेट करता है आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को, समझ गए ना। बहुत सारा आप जो आंसर लिखते हैं ना, तो फर्स्ट ही पेज देख के समझ में आ जाता है बच्चा कहाँ किस डायरेक्शन में लिखने जा रहा है। आपका फ्लो चार्ट देख करके समझ में आ जा रहा है कि ये किसकी डायमेंशन को टच किया है और आगे क्या क्या आंसर में है। बात समझ में आया। तो बहुत कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डायग्राम आप बनाइए, ठीक है ना। जैसे कि हम बनाए हैं 100 केजी, 100 केजी, यहाँ पे देखिए 300 केजी, यहाँ पर 100 केजी, यानी कि सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ गया, तो भी क्या आएगा, मुद्रास्फीति क्रिएट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो मांग जनित मुद्रास्फीति है या तो आपका मांग बढ़ जाए या आपूर्ति घट जाए, ठीक है। दोनों ही स्थिति में मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगा, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा टाइप है आपका लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मतलब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। कैसे बढ़ेगा, तो आप देखिए कि जब आपका उत्पाद का निर्माण या लागत मूल्य, समझ गए ना, ये बढ़ जाएगा आपको, तो इसके कारण जो महंगाई बढ़ेगा, यानी कि इसके कारण जो मुद्रास्फीति का दर इंक्रीज करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। इज इट क्लियर, 100% क्लियर हो गया, है ना। यानी कि उत्पादन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा, लागत मूल्य बढ़ जाएगा, परिवहन कॉस्ट बढ़ जाएगा, कच्चा माल का दाम बढ़ जाएगा, समझ गए ना। इसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, तो इसके कारण जो आपका महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा, है ना। इसको हम लोग क्या, कौन सा मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। क्लियर। डियर फ्रेंड्स, लागत जनित मुद्रास्फीति में उत्पादन मूल्य में वृद्धि के कई कारण से हो सकता है, आप लोग जानते हैं। जैसे आपका कच्चा माल का दाम में वृद्धि हो गया, मजदूरी बढ़ गया, है ना, परिवहन शुल्क बढ़ा दिए, बिजली का रेट बढ़ गया, है ना, आपका जो है सो टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो बहुत रीजन हो सकता है जिसके कारण क्या होता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, है ना, यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। और कौन सा आपका मुद्रास्फीति क्रिएट होता है, तो लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको रोकने का क्या उपाय है, याद रखिएगा, इसको नियंत्रण करने का एक सरल उपाय है कि सरकार विभिन्न प्रकार का जो टैक्स है उसका रेट में छूट प्रदान करता है, समझ गए। टैक्स का जो रेट है ना, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो आपका प्रोडक्शन वाला जो चीज है ना, इसमें इसका दाम जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तीसरा आपका है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह के कारण जो है तो मुद्रास्फीति। मुद्रा का अधिक छपाई, है ना, ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब उत्पादन में आपको वृद्धि तो कर नहीं रहे हैं, रेट आपका मार्केट का रेट एकदम बढ़ा हुआ है ना, उत्पादन में तो आप वृद्धि कर नहीं रहे हैं, डिमांड हो रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, जब मुद्रा का आपूर्ति बढ़ा दीजिएगा आप, है ना, उत्पादन में वृद्धि किए बिना मुद्रा का अगर आपूर्ति बढ़ा दीजिएगा, सप्लाई बढ़ा दीजिएगा, इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लगेगा, है ना। लोगों के पास पहले कंपेयर में ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो उत्पादन तो पहले जितना है, प्रोडक्शन तो आपका बढ़ा नहीं है, तो प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ा है, पैसा आदमी लोगों के पास ज्यादा आ गया है, तो आदमी लोग क्या करेगा, उस पैसा का यूज करना चाहेगा ना, आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा पैसा को, बात समझ रहे हैं आप। तो वो जो आपका है, इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण आपका अलग अलग वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी के पास पैसा आ गया, बैंक आसानी से लोन दे रहा है ना, आदमी लोग पैसा ले रहा है, तो आदमी लोग पैसा ले रहा है तो सामान ज्यादा ज्यादा खरीदेगा हर एक चीज, लेकिन सप्लाई तो आपका पहले जितना ही है, सप्लाई में तो वृद्धि हुआ नहीं है, प्रोडक्शन में तो वृद्धि हुआ नहीं है, बात समझ में आया। तो आपका उत्पादन क्या है आपका उत्पादन क्या है, जितना पहले था उतना ही है, क्लियर। लेकिन आप जो है, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में, यानी कि डिमांड क्या होगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा, भागेगा, है ना, तो वस्तु का मूल्य भागेगा यानी महंगाई दर बढ़ेगा, यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मुद्रा का अधिक छपाई कर दिया जाए, उसका प्रवाह किया जाए अर्थव्यवस्था में, बाजार में, तो इसका क्या प्रभाव होगा, है ना, इससे भी आपका मुद्रास्फीति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका 3 रीजन, देयर आर 3 बेसिक रीजन्स टू हाउ कि कैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रास्फीति में नियंत्रण का उपाय, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, है ना, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका क्या उपाय है, इसको हम लोग समझते हैं।
इसमें हम लोग पहला जो रीजन समझेंगे इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला आपका उत्पादन या आपूर्ति को बढ़ा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। हम क्या बता रहे हैं आपको, उत्पादन या आपूर्ति को बढ़ा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एकदम समझते चलिए, ये सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा और आपको याद रहेगा लंबे समय तक अगर आप समझ जाइएगा तो। नहीं तो रटिएगा तो आज रटिएगा, 2 दिन बाद भूल जाइएगा, बहुत परेशानी होता है ना। तो पहला रीजन आपको बताएं कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और सप्लाई, है ना। इफ यू विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स देन इट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि मांग रहित मुद्रास्फीति जो होता है आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है, इसको आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है अभी तुरंत आपको बताएं, है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में या तो डिमांड इंक्रीज होता है तो भी जो है सो आपका क्या होता है, क्रिएट होता है मुद्रास्फीति, या फिर सप्लाई कम हो जाता है तो भी क्रिएट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप महंगाई को कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप आपूर्ति में आपका क्या, आपूर्ति में अगर आपका कमी है तो आपूर्ति को बढ़ा दीजिए। तो सरकार सबसे पहले क्या करता है कि उत्पादन जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो सप्लाई का कमी है वो सप्लाई क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, संतुलित अवस्था में। 100 केजी अगर मान लीजिए सेब का जरूरत है मार्केट में, तो 100 केजी आप सप्लाई कर दे रहे हैं तो बैलेंस हो गया। बात समझ में आया। लेकिन 100 केजी का जरूरत है और आप सप्लाई कर रहे हैं कम, तो वहां पर क्या होगा, रेट भागेगा। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो रेट भागेगा। तो पहला तो आपका ये है कि आप जो है ना, सरकार क्या करती है, तो उत्पादन या प्रोडक्शन को बढ़ा करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। या फिर मान लीजिए आप आपूर्ति को बढ़ा देते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं, बिना उत्पादन में वृद्धि किए आप सप्लाई बढ़ा देते हैं। सप्लाई कैसे बढ़ाइएगा, बिना उत्पादन में वृद्धि किए हुए, है ना। तो आप सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, तो याद रखिएगा आप जो है विदेश से, है ना, यानी कि बाहरी देशों से आप क्या कर सकते हैं, वस्तु का आयात कर सकते हैं। वस्तु को आप इंपोर्ट कर लीजिए, है ना, और उससे क्या होगा कि आपका सप्लाई जो है जितना जरूरत है वो पूर्ति हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आप इस प्रकार ला सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत में जो है अक्सर हम लोग जो है, भारत जो है आपका दाल, प्याज, है ना, तेल, ये सब चीजें क्या करता है, आयात करता है, समझ गए, विदेश से मंगवाता है। जिससे क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि प्याज आपका 80 पहुंच जाता है, 90 पहुंच जाता है ना। तो यहाँ पर एक और रीजन है आपका काला बाजारी। काला बाजारी को रोक करके भी आप मुद्रास्फीति पे कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए ना। तो काला बाजारी हो गया, प्लस जो है सो आयात, वस्तु का आयात करके हम लोग मुद्रास्फीति की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि हम लोग जितना सप्लाई है डिमांड के अनुसार सप्लाई को पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि आयात जो है ना, आयात से आप जो मुद्रास्फीति कम कर रहे हैं, ये कम अवधि का उपाय है, यानी कि अल्प अवधि का उपाय आप बोल सकते हैं। हमेशा आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं वस्तु को, है ना। यानी कि आप अगर लंबे समय तक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने देश में ही उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। यही आपके लिए अंतिम सही विकल्प है। क्लियर, कौन सा विकल्प है कि आप अगर लंबे समय तक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए वस्तु का देश में उत्पादन, है ना, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, लागत या उत्पादन मूल्य कम करके। दूसरा आपका है लागत या उत्पादन मूल्य कम करके भी आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन मूल्य कम करके भी आप मुद्रास्फीति पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लागत या उत्पादन मूल्य पे कम करें, कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट को ही कम कर दीजिएगा, है ना, तो क्या होगा कि आपका जो है सो रेट जो है आपका गिर जाएगा, है ना। वस्तु का मूल्य कम होगा, यानी कि कम पैसा में मिलेगा, है ना, कम पैसा में मिलेगा। जो मुद्रा का जो आपका मूल्य में कमी आया था वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं।
यानी कि जो लागत मूल्य को कम करके, यानी कि आप इसमें लागत जनित मुद्रास्फीति जो होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार करते क्या है, सरकार जनरली जो भी उत्पाद होता है उस पर लगने वाला विभिन्न प्रकार का टैक्स, ठीक है, उसके दरों में कमी कर देती है। सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, टैक्स जो है वो क्या कर देता है, कम कर देती है। तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, आपका कम हो गया। तो वस्तु का कीमत कम हो गया यानी मुद्रास्फीति पे आप धीरे धीरे नियंत्रण पाने लगते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कैसे कम होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या आता है, टैक्स आता है। ठीक है, सरकार टैक्स में क्या करती है, कमी करती है। लेकिन क्या यही एक उपाय है, तो याद रखिएगा बिल्कुल नहीं है ना। सरकार इसके अलावा जो है आपका जो तकनीकी का विकास है उस पर ध्यान देता है ना। तकनीकी का विकास हो गया, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था हो गया, समझ गए। आपका जो उच्च कोटि का, जैसे आप मान लिया कृषि क्षेत्र में है तो उच्च कोटि का बीज हो गया है ना, उच्च कोटि जो साइंटिफिक मशीनरी है ना, उसका विकास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तभी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगा, उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगा, समझ गए। तो लेटेस्ट मशीनरी, उच्च कोटि का तकनीक, सुदृढ़ परिवहन, इस सब का भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन्फ्लेशन को कम करने में। बात समझ में आया। आपको याद होगा कि भारत सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास 2003 में किया गया था, समझ गया, 2003 में, जब कच्चा तेल का और इस्पात का कीमत काफी अधिक हो गया था, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो आपका है लागत या उत्पादन मूल्य कम करके, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मौद्रिक उपाय, है ना। मौद्रिक उपाय जो है आपका मॉनेटरी मेजर्स, ये मौद्रिक उपाय क्या होता है इसको समझ लीजिए। मौद्रिक उपाय जो है ना, मॉनेटरी मेजर्स, ये जनरली कौन इसको ये करता है, कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार में मुद्रा के प्रवाह को, यानी कि मनी फ्लो को कम या ज्यादा करता है, समझ गए। यानी कि आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, समझ गए। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक्चुअल में कैसे करता है ये सब, याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न तरह के दर, यानी कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, है ना, रेपो रेट, है ना, इस सब में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। इसमें वृद्धि करने से क्या होगा, इसमें वृद्धि अगर कर देगा तो आप देखिए जो भी आदमी है वो लोग जो बैंक से सस्ते मूल्य पर लोन ले रहे थे, क्योंकि ये रेट कम था तो लोन सस्ता मिल रहा था। लेकिन अगर आरबीआई इन सभी दरों का वृद्धि कर देंगे तो बैंक के पास भी पैसा कम रहेगा और लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, इस पॉलिसी का यही मुख्य उद्देश्य है, मौद्रिक उपाय, है ना, कि भाई आदमी लोगों से पैसा खींचो। आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्चा कहाँ करेगा, फालतू डिमांड ही नहीं करेगा। बात समझ गए। तो पहला मेथड यहाँ पर क्या है आरबीआई का, कि आरबीआई जो है बैंक से पैसा खींच लेता है। कैसे खींच लेता है, तो अपना इंस्ट्रूमेंटल टूल्स, यानी कि सीआरआर रेट बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बैंक के पास पैसा कम है, यानी कि आदमी को अब क्या मिलेगा, लोन ज्यादा महंगा मिलेगा। ठीक है, तो आदमी को लोन ज्यादा महंगा मिलेगा, यानी कि अब आदमी हिसाब किताब लगा के पैसा खर्चा करेगा। बात समझ में आया। आदमी के पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया है, तो खरीदारी में भी क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। और खरीदारी में कमी आएगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो बाजार है, बाजार में डिमांड कम हो जाएगा, यानी कि मांग धीरे धीरे घटने लगता है। बात समझ में आया, मांग घटने लगता है। अब सवाल ये है कि इस घटी हुई मांग के कारण वस्तुओं के खरीद में भी गिरावट आ रहा है। तो वस्तु के खरीद में अगर गिरावट आएगा तो कंपनी जो है, मान लीजिए कोई सामान का दाम, मान लीजिए प्याज का दाम 80 रुपया कर दिया, प्याज छोड़ दिए, प्याज सही एग्जांपल नहीं है, मान लीजिए टीवी का दाम जो है ना
हाई डिमांड के कारण 20,000 का टीवी का दाम आप चूंकि डिमांड जब बहुत ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, तो आप कर दिए 50,000। समझ गए। अब आदमी के पास पैसा है नहीं, आदमी को लोन मिल नहीं रहा है सस्ता, है ना, तो आदमी क्या कर रहा है, 50,000 का टीवी खरीद नहीं पा रहा है। तो खरीद नहीं पा रहा है तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन सब खरीदने वाला नहीं है, तो आपको अपना रेट गिराइएगा कि नहीं गिराइएगा, जो आप रेट बढ़ा दिए हैं। तो कंपनी भी क्या करता है इस केस में, अपना रेट को गिराता है, तो वही वस्तु क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो है सो आपका सस्ता होने लगता है ना, और वस्तु का कीमत क्या हो जाता है, घटता है, और मुद्रास्फीति क्या होता है, इस प्रकार धीरे धीरे कंट्रोल होता है। समझ गए, ये आपका मुद्रास्फीति का मौद्रिक उपाय है। आप मोटा मोटी आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप कार खरीदते हैं ना, कार अगर आप मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप बैंक पर निर्भर रहते हैं, है ना, कि 10 लाख का कार है भाई, बैंक लोन देगा तो ही, है ना। अब इंतजार करते रहते हैं कि SBI कब जो है सो सस्ता सस्ता लोन देगा 7% 8% पे, है ना। अब मान लीजिए वही 15% पे लोन देगा, तो आप बोलिए कि भाई अभी रहने दो, जब रेट कम होगा तो खरीदेंगे, अभी डबल रेट चल रहा है। समझ गए। तो ये आपका कार खरीदने वाला चॉइस हो गया, घर खरीदने वाला चॉइस हो गया। इस पे आप डायरेक्ट बैंक से आप क्या है, बैंक पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए दैनिक जीवन का वस्तु में जब वृद्धि होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में ये वाला जो है ना मौद्रिक नीति फेल हो जाता है। आपको सब पता होना चाहिए कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है। समझ गए, याद रखिएगा। ये उपाय जो है उस स्थिति में असफल हो जाती है जब आपका महंगाई में बढ़ोतरी रोजमर्रा की वस्तुओं के मूल्य में होती है। समझ गए। ये जो मुद्रास्फीति का दर बढ़ा है, ये रोजमर्रा यानी कि डेली यूज वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके वस्तु में, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि के कारण अगर मुद्रास्फीति आया है, तो यहाँ पर RBI कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए जो रोजमर्रा का चीज है, प्रोडक्ट्स है, डेली यूजेज प्रोडक्ट्स है, इसको खरीदने के लिए आदमी बैंक पे तो निर्भर रहता नहीं है। तो आदमी बैंक पर निर्भर नहीं रहता है, दैट मीन्स आदमी बैंक कुछ नहीं कर सकता है। RBI का मौद्रिक नीति यहाँ पर असफल होगा। क्लियर। तो कहाँ सफल होगा भाई, तो मान लीजिए आपका है ना लोहा का दाम हो गया, सीमेंट का दाम हो गया, स्टील का दाम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्ट का जो है ना दाम आपका जो है सो वृद्धि हुआ है उसमें। ठीक है, तो आप ये सब कार्य करने के लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप घर ही बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए आप कहाँ डिपेंडेंट होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर आप जो है अपना भवन निर्माण कर रहे हैं या घर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बैंक लोन का आपसे सीधा संबंध है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको बैंक आसानी से लोन देगा नहीं, हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा, तो लोन लेने वाला का संख्या कम हो जाता है, यानी कि इस टाइप का एक्टिविटी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। तो एक्टिविटी इस टाइप का कम होता है, तो उससे क्या होता है, डिमांड कम होता है, डिमांड कम होता है तो वस्तु का मूल्य में भी कमी आता है। समझ गए। और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन वो कंट्रोल होने लगता है। तो आप यहाँ पर क्या सीखे, मौद्रिक उपाय कहाँ पर लागू होगा, खाली रोजमर्रा का प्रोडक्ट पे मौद्रिक उपाय लागू नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग बैंक पे डिपेंडेंट होते नहीं है। समझ गए। बाकी बात जो आपका है उस पर मौद्रिक स्फीति भी क्या होगा, मौद्रिक उपाय भी, मॉनेटरी मेजर्स भी लागू होगा। समझ गए। तो हम लोग नियंत्रण का उपाय भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि आप मान लीजिए मुद्रास्फीति का प्रभाव पर अगर लिखने के लिए आ जाएगा किसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आप एक्सप्लेन कीजिए, मुद्रा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन करेंसी। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रभाव में सबसे पहले किसको एक्सप्लेन कीजिए, मुद्रा का प्रभाव। पॉइंट्स सब एकदम नोट करते चले जाइएगा, ये ऑल पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत से क्लास आपके लिए ला रहे हैं, है ना, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, या फिर जो भी ग्रुप्स में आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो
पहुंचे, है ना, और मैक्सिमम एविडेंस हमसे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए समझते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है आपका, इसमें पहला नंबर पे हम लोग रखेंगे मुद्रा पर प्रभाव। मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा पर प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति के कारण किसी भी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। मुद्रा के मूल्य में क्या आता है? गिरावट आता है। इफेक्ट ऑन करेंसी में आप सबसे पहले लिखिए कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जब बढ़ता है तो किसी भी देश का मुद्रा के मूल्य में यानी कि वैल्यू में गिरावट आता है, कमी होता है। दैट मीन्स उतनी ही मुद्रा में आप पहले के मुकाबले वस्तुएं जो खरीदी जा सकती है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, यानी कि मुद्रा का क्षमता घट जाता है। हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि 100 kg हम लोग जो है सो 10 रुपया में अगर खरीद रहे हैं, अभी मान लीजिए 10 kg हम लोग खरीद रहे हैं 100 रुपया में, तो वही आप 10 kg खरीदने के लिए मान लीजिए अगर हमको देना पड़ रहा है 50 रुपया। दैट मीन्स मुद्रा का मूल्य में, है ना, परचेजिंग पावर में क्या आ गया है? कमी आ गया। ठीक है, तो पहला चीज आप यहाँ पर इंडिकेट कीजिएगा कि मुद्रा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मूल्य, मुद्रा के मूल्य, है ना, वो गिरेगा। मुद्रा का मूल्य में क्या आएगा? गिरावट आएगा। ये क्या आएगा? गिरावट आएगा। समझ गए? इस बात को एकदम सेट कर लिए दिमाग में। दूसरा आपका है मांग पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, दूसरा प्रभाव आप लिख सकते हैं मांग पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, इफेक्ट ऑन डिमांड में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति या कीमत में जब वृद्धि होता है तो मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यह उत्पादन के बढ़ाने को प्रेरित करता है। समझ गए? आपका जब मांग बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन अपना बढ़ाने पर दिमाग लगाते हैं, है ना। कीमतों में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है। क्या बताया आपको? कीमतों में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। यानी कि मुद्रास्फीति जो आपका है, ये जो आपका मुद्रास्फीति है, अगर इसमें वृद्धि हो रहा है, अगर आपका इसमें वृद्धि हो रहा है तो मांग में भी क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। डिमांड में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, इस बात को एकदम माइंड सेट कर लीजिए, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा है आपका ऋण लेने वालों पर प्रभाव। ऋण लेने वालों पर प्रभाव, ऋण लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑन द बोरोवर्स, है ना। याद रखिएगा, ऋण लेने वालों पर मुद्रास्फीति में वृद्धि से क्या होता है? लाभ होता है। ऋण लेने वालों पर मुद्रास्फीति में वृद्धि से क्या होता है? लाभ होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऋण देने वालों पर प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑन द लेंडर्स। ठीक है, चौथा आपका ऋण देने वालों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द लेंडर्स। ठीक है, याद रखिएगा, ऋण देने वालों पर मुद्रास्फीति में वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूर्व में इसके द्वारा जो है आपका उच्चतर मूल्य वाली मुद्रा के मुकाबले वर्तमान में क्या होगा? कम मूल्य वाले मुद्रा प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऋण देने वाले पर, यानी कि जो लेंडर्स हैं। समझ गए? नेक्स्ट है आपका ऋण आवंटन पर प्रभाव। देखिए, हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दिए ना, दो लाइन में, देखिए अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो आंसर फॉर्मेट होता है। आपका आंसर फॉर्मेट सही होना चाहिए। आंसर फॉर्मेट सही रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर लीजिएगा, बहुत आसानी से लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर फॉर्मेट का बार बार रिवीजन कीजिए। समझे? आप डेली का डेली ना पूरा कंटेंट नहीं पढ़ सकते हैं,
लेकिन डेली का डेली ना 5-10 पॉइंट जो होता है आंसर फॉर्मेट में उसको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो आपको हम बता दें कि हम लोगों का एक आंसर राइटिंग ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 उसका एक शानदार कंटेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को जो है आंसर फॉर्मेट, क्वेश्चन प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है उसका आंसर प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे लिखना है, साथ में उसका रिव्यू है ना जो हमारे एक्सपर्ट सर हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं और अपने कमियों को लगातार दूर कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक इस आंसर राइटिंग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपके पास तो बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए कि कम से कम एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस में 50-60 आंसर कम से कम लिखें, है ना। आप जब उतना आंसर लिखिएगा ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आपका एक्चुअल में मिस्टेक्स क्या है, कैसे मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप आंसर राइटिंग ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आज का सेशन में। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है समझिएगा। पॉइंट नंबर 5 है आपका ऋण आवंटन पर प्रभाव, यानी कि मुद्रास्फीति का ऋण आवंटन पर क्या प्रभाव होगा। ऋण आवंटन पर प्रभाव मुद्रास्फीति का। इफेक्ट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ लोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने की स्थिति में कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, यानी कि लोन क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। इसलिए तो मुद्रास्फीति आपका बढ़ रहा है। आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जा रहा है बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि बैंक के पास भी ज्यादा पैसा, वो करेगा क्या। तो बैंक जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांट रहा है, आदमी लोन उठा रहा है। तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। लोन लेने वाला का संख्या बढ़ जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ऋण का आवंटन का दर जो है ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति जो है, जो आपका मुद्रास्फीति है, इसके बढ़ने से आपका ऋण आवंटन जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऋण आवंटन क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निवेश पर प्रभाव। निवेश पर इसका क्या प्रभाव होगा, निवेश पर प्रभाव। निवेश को डियर स्टूडेंट बोलते हैं इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, है ना। इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट क्या होगा, याद रखिएगा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति निवेश की मात्रा को बढ़ाती है, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेट है उसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो आप देखिए कि एक तरफ जो है आपका कर्ज लेना सस्ता हो जा रहा है, दूसरी तरफ मुद्रास्फीति के कारण बाजार में उत्पादों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मांग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जहां पर मांग भी बढ़ रहा है, पैसा भी मार्केट में है ना, तो अर्थव्यवस्था के ये क्या होगा कि वृद्धि का सूचक, समझ गए ना। अर्थव्यवस्था में निवेश को ये प्रोत्साहित करता है। दैट मीन्स मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो निवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगा, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति, आपका जो मुद्रास्फीति है ये आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका निवेश ये भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। निवेश भी आपका बढ़ेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्यात पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स, है ना। निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यात पर प्रभाव। डियर फ्रेंड्स, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, निर्यात पर प्रभाव। तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक्सपोर्ट पर, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना।
पॉजिटिव इम्पैक्ट से मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होगा, है ना, तो रुपया के मूल्य में क्या हो जा रहा है, रुपया के मूल्य में कमी आता है। आपका जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आएगा, उसका परचेजिंग पावर घटेगा। तो इससे होता क्या है कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है ना, आपका जो है फॉरेन मार्केट है, समझ गए ना, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें भारतीय वस्तु क्या हो जाता है, सस्ती हो जाती है। तो भारतीय वस्तु सस्ता हो जाएगा, दैट मीन्स निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको हम क्या बताएं, आपको हम बताएं कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ा तो निर्यात भी बढ़ेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि मुद्रा में जब वृद्धि होगा, मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होगा तो मुद्रा के मूल्य में यानी वैल्यू ऑफ रुपीज ये डिक्रीज करता है। वैल्यू ऑफ रुपीज डिक्रीज करेगा तो जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वहां पर भारतीय वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, है ना। भारतीय वस्तु, यहाँ का वस्तु सस्ता हो जाएगा, तो यहाँ का वस्तु सस्ता हो जाएगा तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। यानी कि आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं क्या चीज, कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका निर्यात जो है सो निर्यात भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है आयात पर प्रभाव। आठवां आपका क्या है, आयात पर प्रभाव। आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएविडेंस इफेक्ट ऑन द इंपोर्ट। आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के बढ़ने से आयात में कमी आती है, जस्ट इसका रिवर्स है, आयात में कमी आती है। क्यों कमी आती है भाई, क्योंकि मुद्रा का मूल्य हो गिर गया है, तो पहले की तुलना में हम लोगों को आयात करने पर ज्यादा कीमत अदा करना पड़ेगा ना। सेम वस्तु जो हम 10 में खरीदते हैं 20 में खरीदेंगे, तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो आयात यानी कि इंपोर्ट में कमी आ जाएगा, है ना। यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ने से, मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगा, आपका मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो आपका जो है आयात, इसमें क्या आएगा, कमी आएगा, याद रखिएगा, आयात में कमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं बचत पर प्रभाव। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑन सेविंग, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, यह आपका प्रभाव है ना, यहां पर लिखते हैं बचत का प्रभाव 9 नंबर। बचत पर प्रभाव, सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगा तो सेविंग घटेगा, बचत घटेगा। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, तो मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण अब लोगों को जो है सो सेम वस्तु खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आया ना, 10 रुपया की चीज 20 में खरीद रहे हो महंगाई के कारण, तो अभी क्या होगा, बचत में कमी आएगा। यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बचत क्या होगा, बचत घटेगा, है ना, इनडायरेक्ट प्रभाव है। और लास्ट आप बोल सकते हैं प्रभाव नंबर 10 नंबर प्रभाव है आपका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, रिएविडेंट अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति का एक निश्चित दर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, समझ गए। आपका मुद्रास्फीति अगर आपका कंट्रोल्ड वे में है तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में को एकदम रेस में रखता है, समझ गए ना। प्रोडक्शन में भी वृद्धि होता है, समझ गए, और अर्थव्यवस्था के जो अन्य आयाम है उसमें भी क्या होता है, निरंतर वृद्धि होते रहता है। यानी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति का एक निश्चित दर वो क्या चीज है, वो आवश्यक है, वो जरूरी है। लेकिन जब ये सीमा से ज्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ गए, जैसे कि आपका 1990s के दशक में था, हाइपर मुद्रास्फीति का क्रिएट हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया था, है ना। मतलब मुद्रास्फीति का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 17-18% के आसपास पहुंच गया था। वो जो है ना, मतलब एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाना ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाता है, खतरनाक भी हो जाता है, समझ गए। ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग
मुद्रास्फीति से रिलेटेड संकल्पना, कारण, नियंत्रण और प्रभाव बहुत अच्छे से आई थिंक सो समझा दिए हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप जब स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होता है ये आंसर फॉर्मेटिंग का, क्योंकि ये आपके टेक्निक का, आंसर राइटिंग स्किल का, आपके डायमेंशन का, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं ना, तो आप किस किस डायमेंशन को मिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ से वो आपको पता चलेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही एक्सीलेंट है ना, बट मतलब एटलीस्ट जितना भी पॉइंट होना चाहिए वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्रोवाइड करें। और आप अगर इस आंसर फॉर्मेटिंग को फॉलो कीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज का आंसर फॉर्मेटिंग का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोगों का आंसर राइटिंग सेशन का ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है ना, जिसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक का एक तो क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आंसर फॉर्मेट मिल जाएगा, और साथ में आपको एक मॉडल आंसर या फिर बोलिए कि उस पर बेस्ड कंटेंट वो भी मिल जाएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल जो है ना, इसको जब आप डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी मेंस निकालना आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पीसीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आंसर राइटिंग, यानी कि आप जो है ना किसी भी आंसर को किस टाइप से लिखते हैं, समझ गए, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी क्रम में हम लोगों का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे आप इस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जो कि एक पेड ग्रुप है, बट बहुत ही कम फी लिया जा रहा है। फी मतलब मिनिमम है ना, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आज के सेशन का अगर मॉडल आंसर देखना चाहते हैं, प्लस आंसर फॉर्मेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी नंबर दिया गया है उस पर अपना नाम लिख करके सेंड कर सकते हैं, आपको इसका प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि ये पेड है, बट अभी कुछ का आप देखिए कि किस टाइप से करना चाहिए, है ना, किस टाइप से आंसर आना चाहिए और क्या क्या कंटेंट मिनिमम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।